हाँ तो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइट एकेडमी में। आज हम बच्चों कक्षा 11 की प्रश्नावली को हल करने से पहले इसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ सामान्य सूत्रों को हम देखेंगे और इसका जो टॉपिक होगा वो होगा त्रिकोणमितीय समीकरण। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में जानते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होते हैं। तो त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में जब हम देखेंगे कि एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। एक चर राशि में चर जैसे एक्स वाई जेड जो भी हो, थीटा हो सकता है, राशि में समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। जैसे साइन एक्स बराबर 1/2, ये भी एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। टेन एक्स बराबर √3, यह भी एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। और कॉट एक्स इक्वल टू -√3 आदि। इससे आगे और भी हो सकते हैं। अब ऐसे समीकरणों को जब हम हल करते हैं तो उनको हल करते वक्त दो हल प्राप्त होते हैं। एक तो हमको प्राप्त होता है उसका मुख्य हल। मुख्य हल ये है कि ये जो कोण है इसका, जो अब ये जैसे साइन एक्स बराबर 1/2 देखें तो साइन एक्स बराबर 1/2 देखेंगे तो ये हमारा किस चतुर्थांश में साइन एक्स का मान 1/2 प्राप्त होगा, इसके बारे की जानकारी, और जो किस चतुर्थांश में ये मुख्य मान प्राप्त होगा इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य हल कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल जो होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल जहां x की वैल्यू, मतलब जो थीटा या x जो भी चर है उसकी वैल्यू 0 के या तो बराबर होगी या 0 से छोटी होगी, अथवा 2π मतलब 360 अंश से छोटी होती है, मुख्य हल कहलाता है। मतलब जो चर इसमें x y z x y थीटा जो भी लगा होगा उसका मान या तो इस 0 अंश के बराबर होगा या 0 अंश से छोटा होगा, 0 अंश से बड़ा होगा, और 360 के बराबर होगा, 360 से छोटा होगा, तो वह उसका क्या कहलाएगा, मुख्य हल। इसे आगे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। अब इसके बाद में आता है इसका व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो n से युक्त हल जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल व्यक्त करता है, क्या करता है, सभी हल व्यक्त करता है, व्यापक हल कहलाता है। व्यापक हल जैसे x बराबर n π, n के रूप में, जहाँ n बिलोंग्स टू z, n एलिमेंट टू z, तो जहाँ z क्या है, हमारा z एक पूर्णांक है, क्या है, समुच्चय, कोई पूर्णांक समुच्चय है। इसके बारे में अब हम देखेंगे कि ये जो मुख्य वैल्यू है इसके बारे में क्या आता है, आगे से देखते हैं। तो अब इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि मुख्य हल के बारे में देखते हैं तो इसको हम एक ट्रिक से समझेंगे कि जैसे हमको दे दिया साइन x इक्वल टू √3/2। अब √3/2 दे दिया तो बच्चे प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात अपनी वैल्यू को 2 चतुर्थांश में संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो मान है वो 2 त्रिकोणमितीय मानों के लिए वैलिड होता है। तो इसके लिए हम सोचेंगे कि जैसे देखिए ये क्या रहा हमारा, एक x डैश और y डैश। अब ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है तो इसको आप मान लीजिए कि ये बाबा की संपत्ति है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें देखिए साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। प्रथम चतुर्थांश में मतलब जो बाबा की संपत्ति है वो हमारी पूरी की पूरी धनात्मक होती है, और इसमें हम देख लेते हैं कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चतुर्थांश के लिए अपनी जो वैल्यू दर्शाएगा वो पॉजिटिव दर्शाएगा। अब इसके बाद में जब कहानी होती है, ये शेष 3 चतुर्थांश बचे, तो 3 चतुर्थांशों की तरफ हम चलते हैं तो देखिए इनमें से 2-2 का पेयर बन जाता है। कितने का, 2-2 का। तो 3 चतुर्थांश हैं एक में, तो इसके लिए हम कह देते हैं कि अपने घर में सब सुखी। क्या कह देते हैं, अपने घर में सब सुखी। जैसे ये जो घर है सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें हम देखते हैं तो साइन एक्स और इसका जस्ट रेसिप्रोकल कोसेक एक्स, ये हमारे दोनों किसके होंगे, पॉजिटिव होंगे। अपने घर के ये जो दूसरा अलग परिवार बसाया, अगर इसके बाद इनको इसमें ले जाएंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा असहज महसूस करेंगे, मानस में ये अपनी वो देंगे, वैल्यू को देंगे। तो अपने घर में ये यहाँ सुखी हैं। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इसमें की बात करें तो इसमें जाकर के हम देखते हैं कि टेन एक्स और टेन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉट एक्स, वो क्या हो जाएगा, इसमें
ये दोनों पॉजिटिव होंगे और शेष इसके बाद अगर ये इसमें आएगा तो ये यहाँ असहज महसूस करेगा, ये इसमें से अगर इसमें घुसेगा तो इसमें जाकर के ये असहज महसूस, असहज का मतलब मेरा ये है कि ये अपने आप को नेगेटिव वैल्यू देगा। अब इसके बाद जब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं तो इस जगह पे जाकर के कॉस एक्स और कॉस का रेसिप्रोकल सेक एक्स हमारे पॉजिटिव होंगे। तो इनके जो मुख्य मान निकालेंगे तो देखिए अब साइन हमें कहाँ कहाँ रखा दिखाई दे रहा है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। ये पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो साइन जो है वो किस में 2/4 में अपनी वैल्यू को दर्शाएगा, धनात्मक देगा, और जो धनात्मक वैल्यू जो 2 को देगा वही उसका क्या होगा, मुख्य मान होगा। क्या होगा, मुख्य मान। जैसे देखते हैं साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 60 कितने की वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो साइन से ही 60 कट जाएगा तो x इक्वल टू π/3 कितना हो गया, π/3। अब दूसरे चतुर्थांश में लाने के लिए इसे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक तो मुख्य मान ये हो गया और एक x हो जाएगा π/3। x का मान कितना हो जाएगा, π-π/3। तो 3 में से ये जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2π/3। तो एक तो साइन में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुख्य मान क्या हो जाएंगे इसके। अतः साइन x बराबर √3/2 का मुख्य मान कितना आ गया, एक तो π/3 और 2π/3, ये इसके मुख्य मान होंगे। इससे संबंधित तो और भी सूत्र मिलेंगे आपको। जैसे अगर आप लिख लें tan x बराबर सपोज करो ये कितना दे दिया मैंने, √3 दे दिया है। कितना दे दिया, √3। तो अब √3 को देखेंगे तो अब tan को आपको देखना है कि ये किस किस में संतुष्ट करता है, किस किस में ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो एक तो देखो पहला क्वाड्रेंट है, इसमें ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और दूसरा ये वाला है। तो इसको जब मैं हल करूंगा तो देखिए tan x इक्वल टू tan π/3, tan 60 का होता है, इससे ये कट जाएगा तो x बराबर एक तो π/3 हो जाएगा। और अगर tan x तीसरे चतुर्थांश में चलता हूँ तो tan ये कितना हो जाएगा, π + π/3। तो ये कितना होगा, tan x इक्वल टू tan 4π/3। tan से ये tan कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4π/3। तो अतः tan x बराबर √3 का मुख्य मान कितना आ जाएगा, π/3 और 4π/3। इस तरह से बच्चों इसके मुख्य मान निकाले जाएंगे, जैसा कि अगली हैं अभी इसके बाद तुरंत जो एक्सरसाइज को हम करेंगे उसमें देखेंगे। इसको करने के बाद अब देखते हैं इसका व्यापक हल। अगर किसी जगह पर बच्चों आपको व्यापक हल के बारे की बात कर रहे हैं कि अगर किसी जगह पर आपको अगर ये सवाल इस तरह से दिखाई दे, जैसे कि हम जिस फॉर्म में लिख रहे हैं कि साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, या फिर आपको ये मिले यहाँ पर कॉस x इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, या आगे चल के ये भी मिल सकता है tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा। साइन है, साइन के साथ अगर कोसेक वाला फॉर्मूला होगा तब भी यही कार्य करेगा। ये कॉस है, कॉस के साथ सेक वाला होगा यही कार्य करेगा। और tan है, इसके साथ अगर कॉट होगा तब भी ये तीन ही फॉर्मूले का सहारा लेंगे। अगर इस टाइप में आपको मिलता है दोनों तरफ एंगल हो तो इस जगह पे से व्यापक हल रखते हुए, क्या व्यापक हल रखते वक्त x इक्वल टू इस जगह पर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, या इस जगह पर रखते हैं कॉस के रूप में होगा तो इस जगह पर रखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अगर tan के रूप में होगा तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा कर देते हैं। इसको बच्चों एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उदाहरण दे देते हैं। क्या देते हैं, जैसे x साइन x इक्वल टू 1/√2 दिया होगा। अब इसका आपसे व्यापक हल मांगेगा तो सबसे पहले आपको इसका पता लगाना है। तो देखिए साइन x इक्वल टू, साइन में ये कितने अंश का मान होता है, अरे साइन में ये कितने अंश का मान होता है, तो आप कहेंगे कि ये साइन में 45 अंश का,
अब 45 अंश को देखिए हम क्या कहेंगे, साइन x इक्वल टू साइन पाई बट्टे 4। अब सूत्र हमने क्या लिखा था, साइन x इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ तो x है और इस जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। कितनी आ गई, π/4। तो हमें इसका जो जनरल फार्मूला था उसके अंतर्गत रखना है। तो अब साइन x बराबर साइन अल्फ़ा से, किससे, x इक्वल टू क्या था, n प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। तो बस मेरे दोस्त इस जगह पर क्या कर दो, इस अल्फ़ा की वैल्यू को उठा करके रख दो। तो इस जगह पर क्या होगा, x इक्वल टू n प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी है, π/4। ये इस जो समीकरण का होगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ये व्यापक हल होगा। इसी क्रम में इसको देखते हैं कि अगर आपको इस जगह पर cos x बराबर, सपोज करो ये माइनस का 1/2 मिलता है। कितना मिलता है, माइनस का 1/2। तो cos में ये देखिए कि cos x इक्वल टू cos, हमने आपको बताया था कि जब ये वाला जो मान होता है वो पाई में से घटा के मिलता है। किस में से घटा के मिलता है, पाई में से। कॉस, कॉट और कोसेक, कॉस, कॉट और सेक, साइन, कॉस और टेन का मिल जाता है, साइन और टेन और कोसेक का मिल जाता है सीधे सीधे माइनस के चिन्ह को हटा करके। तो इसको हम क्या करेंगे, पाई माइनस, अब ये टेन में कॉस में कितने अंश का मान होता है, कॉस 60 अंश का। तो cos 60 को हम क्या कह देते हैं, π/√3। तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2π/3। कितना बचेगा, 2π/3। अब इस cos से ये cos कट गया तो x बराबर 2π/3। अब देखो इसमें क्या, cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा से, तो हमने सूत्र में क्या रखा था, x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। तो आपको बस अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली उठा करके इस जगह पे रखनी है, यही तो रखनी है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π/3। यही इस समीकरण का जनरल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं tan x वाले में। तो tan x इक्वल टू tan -1 कर लो, इस जगह पे कितना कर लेते हैं, -1। तो देखिए tan x इक्वल टू tan के लिए भी अभी हमने बताया था कि tan, cos और sec, इनकी वैल्यू को हम किससे निकालते हैं, माइनस से निकालते हैं। तो इस जगह पे क्या करेंगे, देखिए पाई माइनस, और ये कितने का मान होता है, π/4। तो अब इस जगह पे रखेंगे tan x इक्वल टू tan, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा तो 3π/4, इससे ये कट जाएगा। तो x इक्वल टू कितना, 3π/4। अब हमने सूत्र क्या लगाया था, tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा अगर मिले तो x इक्वल टू क्या रखते हैं, nπ प्लस अल्फ़ा। तो आपको कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी लेकर के आए हैं हम, 3π/4। तो ये इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो मैं समझता हूं कि आपकी समझ में ये फंडामेंटल आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे प्रश्नावली को।